नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आप सब का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों, सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव के समय में घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन घोषणा पत्रों में किए गए जनता से वादे कितने पूरे करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा, और उसको लेकर के तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की जो है पूरी हैं, और कल पहले चरण का चुनाव भी है। इसी बीच हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है, वहीं अगर हम बीएसपी की बात करें तो वो जो है अपना कोई भी घोषणा पत्र जैसा कुछ भी जारी नहीं करती है। उनका कहना होता है कि हम जो है वो विकास पर भरोसा करते हैं, विकास कार्यों पर भरोसा करते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, जिनमें एडवोकेट धर्मवीर यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और वहीं रविंद्र प्रकाश भारतीय जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। दोनों ये जो है सामाजिक चिंतन और मंथन और समसामयिक मुद्दों पर जो है अपनी अच्छी समझ रखते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा धर्मवीर यादव जी। जिस तरह से हमने देखा है कि कल अखिलेश यादव जी ने जो है अपना वचन पत्र जारी किया है, तमाम तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी हमने तमाम वादे और घोषणा पत्रों में हमने देखे हैं ऐलान, लेकिन जब हम देखते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड आता है तो उनमें से आधे अधूरे काम ही पूरे किए जाते हैं। तो ये तो साफ है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए ये चीजें लाई जाती हैं, लेकिन इनका जो है ये कितने पूरे हो पाते हैं और पूरे नहीं हो पाते हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या इनकी स्थिति रहती है। अभी जो रिपोर्ट वचन पत्र जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो उन्होंने तो मतलब जो वादा किया था 15 लाख देने का अपने घोषणा पत्र में, उसके बाद उनके जो पार्टी अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने बाद में चुनाव के बाद आके कह दिया कि वो जुमला था। ठीक है, तो जो लोग अपनी ही घोषणाओं को चुनाव जीतने के बाद जुमला साबित कर दें, जुमला बोल दें खुलेआम, उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जहां तक मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के वचन पत्र की, जो अभी कल जारी हुआ है, आप देखेंगे कि सिर्फ जो घोषणाओं की बात नहीं है, जो घोषणाएं समाजवादी पार्टी ने की हैं, अखिलेश जी ने की हैं, उसमें से आधी चीजें जो हैं वो पहले से पिछली समाजवादी सरकार में जो 2012 से 2017 तक चल रही थी, उसमें वो आधी योजनाएं, जैसे आप देखिए लैपटॉप जो फ्री दिया गया था, 19 लाख लैपटॉप बांटा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वो योजना जो है वो कंटिन्यू हो रही है इस घोषणा पत्र में। उन्होंने वो करके दिखाया है, वो सिर्फ घोषणा नहीं है मात्र, वो अपनी सरकार में वो फ्री लैपटॉप बांट के दिखा चुके हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो कन्या विद्याधन की बात उन्होंने की है इस घोषणा पत्र में, इस वचन पत्र में, ये पहले भी अपनी सरकार में कन्या विद्याधन दे चुके हैं, घोषणाओं की बात नहीं है। उन्होंने कन्या विद्याधन दिया है, लाखों जो है पढ़ने लिखने वाली छात्राएं इसकी गवाह हैं, उनको वो पैसा मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि जो है सिर्फ जो है घोषणाएं होती हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता, ये मैं नहीं मानता। खासकर समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये मानूंगा कि अखिलेश जी ने पिछली समाजवादी सरकार में जो घोषणाएं की थी वो लगभग सारी घोषणाएं पूरी हुई। इवन जो घोषणाएं उनके घोषणा पत्र में नहीं थी उन्हें भी पूरा किया गया। ठीक है, तो विकास के जितने भी आयाम हो सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे वो रोड हो, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, महिलाओं की शिक्षा हो स्पेशली, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा हो, इन सारे मुद्दों को एड्रेस करने का काम पिछली समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव ने किया है, उस सरकार ने किया है, और वह उन्हीं घोषणाओं को आगे बढ़ाते हुए और उनमें कुछ और सुधार करते हुए, कुछ और चीजें उनमें ऐड करते हुए, ये नया घोषणा पत्र जो वचन पत्र जिसको नाम दिया गया है, 22 वचन है उसमें, 2022 में 22 उसका नाम है, तो वो 22 वचन है। उस 22 वचनों में वो बहुत सारी योजनाएं जो पहले पिछली समाजवादी सरकार में रही हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं, और उनमें बहुत सारी चीजों को आधुनिक रूप से और अच्छे से लागू किया जाएगा। उनमें जो पिछली बार जो कमियां रह गई होंगी उनको इसमें इस बार सुधार किया जाएगा। और जैसे वो महिला वाली जो बात है, ठीक है, सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा
सबसे बड़ी जो घोषणा इन्होंने की है वो ये है कि महिलाओं की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। केजी से पीजी उन्होंने नाम दिया है, केजी से पीजी तक की सारी शिक्षा जो है मुफ्त की जाएगी महिलाओं की। ये बहुत बड़ा कदम है। तो मैं इसे सिर्फ ये नहीं मानता कि ये सिर्फ ऐसे ही चुनावी मौसम में की गई बातें हैं। जो सरकार इसे करके दिखा चुके हैं उसको उस पर भरोसा करना होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है और सपा का वचन पत्र है उसमें कई सारी चीजें जो है एक जैसी है। जैसे हमने देखा है कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का जो है अनाउंसमेंट बीजेपी भी कर रही है और सपा भी कह रही है। सपा कह रही है 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, सॉरी बीजेपी कह रही है 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे, वहीं भाजपा कह रही है 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। और बीजेपी कह रही है होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बीपीएल परिवारों को साल में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री शिक्षा दी जाएगी, वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन और जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। तो क्या मतलब ये चीजें हैं कि एक दूसरे से जो काफी इसमें मिलती हुई जच रही हैं ये चीजें? देखिए, जो लोग अभी 5 साल सरकार चला रहे हैं, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जिनकी अभी सरकार है, ठीक है, वो लोग किस आधार पे घोषणाएं लेके आ रहे हैं? अगर उन्हें कुछ करना था, अगर उन्हें जो है लोगों को जो है स्कूटी देनी थी तो दे देनी चाहिए थी सरकार में, ठीक है। अगर जो घोषणाएं वो लेके आए हैं वो अगर उन्हें उसमें से कुछ भी उन्हें सही में करना होता, ठीक है, उनकी अगर मंशा होती, ईमानदार होते, अगर वो अपने इन घोषणाओं के प्रति, जनता के प्रति वो इतने जवाबदेह होते तो घोषणाएं लेकर, ये चुनावी वादे लेकर चुनाव में नहीं उतरते। ये कहते कि देखिए 5 साल हमने ये किया है, 5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार भी कभी नाम नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने कौन से ऐसे काम किए हैं जिनके आधार पर वो जनता के बीच जाए और वोट मांगे। घोषणाएं तो वो अगले चुनाव के लिए कर रहे हैं ना, जनता को दोबारा एक बार ठगने के लिए, जैसे वो 5 साल ठग चुके हैं। तो इसके पहले आप ये बताइए कि अगर इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए होते तो ये सरकार या इनके मुख्यमंत्री ये चुनाव में जाते, अपने उन्हीं कामों को लेके, उन्हीं कामों को गिनाते कि देखो मैंने इतने इतने सारे काम किए हैं, इसके आधार पर आप मुझे दोबारा चुनिए। उनके पास क्या मुद्दा है कि हम गर्मी शांत कर देंगे, ठीक है। वो शिमला बना रहे हैं, वो यूपी में शिमला जो बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो 80-20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास एक भी मुद्दा नहीं, उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान और ये सब जो है नॉनसेंस बातें करने के अलावा तमंचा की बात कर रहे हैं वो। मतलब एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये भाषा शोभा नहीं देती। अगर वो पूरी तरह से नाकाम सरकार चलाने के बाद 5 साल वो ये सब फर्जी घोषणा पत्र लेके आए हुए हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, और जनता ये समझ चुकी है, जनता ये जानती है कि जो लोग जो है 5 साल सरकार में रहने के बावजूद कुछ भी नहीं दे पाए जनता को, कोई भी एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब अभी अपने सिलेंडर की बात की, फ्री सिलेंडर, यार जिस सरकार ने 400 का सिलेंडर 1000 का कर दिया, ठीक है, वो सरकार जो है फ्री सिलेंडर की बात करेगी? ये तो बेशर्मी की बात हो गई ना कि फ्री सिलेंडर की बात करना, जब आपने दाम जो है 2.5 गुना बढ़ा दिया सिलेंडर का और आप फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं। हर चीज में इतनी महंगाई बढ़ी है, ठीक है, कोई भी एक मतलब इनके पास कोई एक काम नहीं है जिसको लेके जो है दोबारा जनता के पास जा सके। ये इनका पूरा घोषणा पत्र फर्जी है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो घोषणाएं कर रही है, मैंने पहले ही कहा आपसे कि उसमें से ज्यादातर काम तो वो पहले से करती रही है। 2012 से 17 जो सरकार चली है समाजवादी पार्टी की, उसमें उन्होंने लैपटॉप बांटा, ठीक है, उसमें उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, उसमें उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया, ठीक है, उसमें भी बढ़ोतरी की उन्होंने, ठीक है। पिछली सरकार में उन्होंने कन्या विद्या धन बांटा, पिछली सरकार में उन्होंने पिछली सरकार में जो इतने सारे काम हुए हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेसवे बना, देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा से लखनऊ का, वो पिछली समाजवादी सरकार में बना है, ठीक है। उन्होंने लखनऊ को मेट्रो दे दी, इतनी सारी चीजें उन्होंने करी हैं सबके लिए, उसके आधार पर वो चुनाव में जा रहे हैं। और वो दूसरी बात कि ये सारी चीजें जनता ने होते हुए देखा है और वो सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए वो मौका मांग रहे हैं अपने लिए, तो इस पर कोई शक की गुंजाइश होती नहीं है। हाँ, अभी मैं आपसे वापस आऊंगा आप पर। रविंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र क्यों नहीं लेके आती है चुनाव में? इसको भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है जनता को प्रभावित करने के लिए। किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे? धन्यवाद सुशील जी और NIN की पूरी टीम को आज के लाइव सेशन में चुनावी चर्चा पे मुझे आमंत्रित करने के लिए।
मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आप सभी तक आ रही होगी? जी जी आ रही है बस। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी चुनावी घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी करती है? हम्म। तो हमें यह समझने की जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या चाहे बीजेपी हो, आप इनके घोषणा पत्र के इतिहास को निकाल कर देख लीजिए, उठा के देख लीजिए कि कितने घोषणा पत्र इन्होंने अभी तक जारी किए हैं, कितने वादे किए गए हैं अभी तक, कितने संकल्प लिए गए हैं, कितने इस तरीके की और बेहवन यज्ञ जो भी करना हो इनको इलेक्शन के पहले जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, ये सब पार्टियां हमेशा से करती चली आई। हम बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं बतौर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बतौर समाज की इकाई के तौर पे वंचितों, शोषितों और पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ गरीबों, सज्जन समाज से आने वाले गरीबों की इकाई के तौर पर हम मानते हैं कि 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद आज तक जो भी सरकारें रही, उन्होंने जो प्राइमरी फुलफिलमेंट होना चाहिए था संवैधानिक रूप से, जिसको आपने अडॉप्ट किया, जो समाज जो संवैधानिक रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो गवर्नमेंट बिंग गवर्नमेंट आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप एक इम्प्लीमेंट करेंगे, आज तक उन संवैधानिक प्रावधानों को जमीन नहीं दी गई। इलेक्शन के नाम पे चोचलेबाजी राजनीतिक दलों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की, बीजेपी, कांग्रेस और सपा की जारी है, बसपा के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं जो घोषणा पत्र जारी करते हैं। लेकिन इस पे बीएसपी कोर्ट में भी गई और ये मामला चल ही रहा है अभी कि इनके चुनावी घोषणा पत्र जो है उनको संज्ञान में लिया जाए। जो वादे इन्होंने पिछली गवर्नमेंट में अभी तक पिछली बार हर इलेक्शन में करते आए हैं, गवर्नमेंट बनने के बाद कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कितना उन्होंने नहीं किया, कितना उन्होंने बयानबाजी, फर्जी बयानबाजी करके जनता को गुमराह किया, इनके ऊपर केस चलना चाहिए बकायदा। क्योंकि आप इसलिए नहीं है ना, आप पॉलिटिक्स में राजनीति करने के लिए आप जनता को बरगलाने की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप को इससे पूरी तरीके से अलग करती है। लेकिन चुनावी माहौल में बीएसपी के पास में क्या रोड मैप होता है जनता को समझाने के लिए? क्या विकास के मुद्दे होते हैं कि हम ये चीजें करेंगे? ये भी तो एक सवाल होता है। आप सभी मीडिया साथियों के लिए आपकी जानकारी में होगा, मुझे भरोसा है कि बीएसपी के द्वारा एक बुकलेट जारी की गई है जिसमें अभी तक बीएसपी के द्वारा जो भी काम किए गए जन कल्याण के लिए उसका जिक्र है। और हम कभी भी समाज के बीच में जाते हैं बतौर बसपा कार्यकर्ता, तो बस समाज जो है वो ऐसे रिएक्ट करता है कि बसपा ने हमेशा से सबसे बेहतर कानून व्यवस्था रखी है, बसपा ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा का हमेशा सबसे बेहतर ध्यान दिया है, अंबेडकर ग्राम योजना लाखों गांव में लागू की है जहां पर साफ पेयजल, सर्वोत्तम जो सड़क की सुविधा है, विद्यालय और उसके बाद में सबसे पहले बिजली और तमाम सुविधाएं पहुंची हैं। मानवर काशीराम साहब शहरी आवास योजना जो है 1 लाख से ऊपर जो है वो हर जिलों में आपको मानव शहरी आवास योजना मिल जाएगी। और जो शहरी गरीब रहे उनके लिए आवास वहां से दिया गया। अगर ग्रामीण क्षेत्र में सभी को आवास प्रदान करने के लिए मानव बाबा साहेब के नाम से जो मिशन योजना चली उसके जरिए उनको आवास प्रदान किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जो बना हुआ है। बीएसपी ने जो किया है वो जनता के सामने है। आप जाके किसी भी जिले में मानवर काशीराम साहब शहरी आवास योजना देख सकते हैं। आपको जन थानों का कंपैरिजन, आपको एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से सपा और भाजपा की सरकार बनते ही दलितों, वंचितों, शोषितों का कितना जबरदस्त उत्पीड़न शुरू हो जाता है। और बीएसपी के समय में जब आप कोई दबा कुचला भी थाने पे पहुंचता है तो थानेदार उठ करके उसका स्वागत करता है, पहले कुर्सी देता है, सम्मान देता है कि किसी भी जनता से गरीब आदमी की आवाज सुनी जानी चाहिए। मेरे बेहद ही जिम्मेदार साथी धर्मवीर जी अभी बता रहे थे सपा ने कैसे ये योजनाएं लैपटॉप की योजना, तो उनको साथ में ये भी बताना चाहिए कि इन योजनाओं पे लैपटॉप की योजना आपने कहा था 5 साल देंगे, तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपने 5 साल दिया कि नहीं दिया। इसीलिए हम कोई हवाई की बात नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके की हवाई की बात नहीं करती है कि हम आपको चलो जो है कुछ पैसे दे देते हैं, लैपटॉप दे देंगे, 1 साल दे देंगे, 2 साल दे देंगे, फिर बंद कर देंगे। हम कहते हैं कि हमने बीएसपी की गवर्नमेंट में 28 लाख सरकारी रोजगार दिया, जिसमें 1 लाख से ऊपर केवल पुलिस की भर्ती रही, 45,000 के आसपास कांस्टेबल की भर्ती रही,
जिसको सबसे ज्यादा नकारा गया, सबसे ज्यादा दरकिनार किया गया। लगभग 25,000 से ऊपर की तनख्वाह एक सफाई कर्मी को मिलती, 1 लाख से ऊपर उनकी नियुक्तियां की गई, 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्तियां, और सब फ्रेश रही। कोई एक दावा नहीं कर सकता कि 1 रुपए किसी का लगा हो इन गवर्नमेंट जॉब में नौकरी के लिए। तो तमाम ऐसी योजनाएं बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे सरकारी पट्टे देने का काम रहा हो, चाहे गरीबों को सबसे ज्यादा अगर सरकारी पट्टा किसी भी गवर्नमेंट ने दिया, और ये भी उसके साथ बनाया कि अगर कि वंचित शोषित पिछड़े वर्ग के तबके को अगर दिया जा रहा है ये पट्टा, तो उसकी जमीन कोई भी और खरीद नहीं सकेगा, कोई भी दबंग आके नहीं खरीद सकेगा, जिसको समाजवादी पार्टी ने ले किया। बहुजन समाज में जन्मे पिछड़े वंचित तबके के हमारे महापुरुष, जिनके आधार पे पूरी आधारशिला खड़ी है विचारधारा की, जिनके आधार पर राजनीति हो रही है, उनके जिलों के नाम बदल दिया आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जो पश्चिम बिहार बना हुआ था उसका नाम बदल दिया आपने तमाम जिलों के नाम बदल दिए। आपने मानवर काशीराम साहब के नाम से जो विश्वविद्यालय बना हुआ था, पहली बार पूरे भारत भर में कोई बता दे उर्दू अरबी फारसी का कोई विश्वविद्यालय बना हो, उसका नाम बदल दिया आपने। बीजेपी आती है तो दलितों वंचितों का शोषण शुरू हो जाता है। तो जनता, खासकर वंचित शोषित तबका, पिछड़े लोग, दलित लोग, अकलियत जो है वो बहुत साफ जान रहा है कि अगर हमको सपा और भाजपा की दंगे वाली सरकार से मुक्ति चाहिए, मुजफ्फरनगर दंगा नहीं चाहिए, पूरे प्रदेश भर में हजारों दंगे नहीं चाहिए, सपा और भाजपा का दंगाई गठजोड़ नहीं चाहिए, तो उसको बसपा को चुनना होगा, जो विकास की बात करती है, जो मां सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना के जरिए उनको शिक्षा में बढ़ावा देने का काम करती है, तमाम योजनाएं। लेकिन रविंद्र जी, इस चुनाव में मैं धर्मवीर जी के पास आऊंगा इस सवाल के बाद, लेकिन इस चुनाव में बीएसपी कहाँ खड़ी हुई है? ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के पास तो जनाधार ही नहीं बचा है, बीएसपी कहीं फाइट में नहीं है, कहीं चर्चा में नहीं है, सर्वे में भी जो है तीसरे चौथे नंबर पर दिखाया जा रहा है। और मुझे भरोसा, सुशील जी, आप जमीनी पत्रकार रहे हैं, आप जमीन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और जो मनुवादी मीडिया है, जो पूंजीवाद के द्वारा संचालित है, उसके फरेब में आने की बहुत जरूरत नहीं है। वो इसलिए भी कि आप ऐसा समझिए, जमीन पर जब आके पड़ताल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय भीम राजभर साहब, और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, दोनों लोगों ने मिलकर लगभग पूरे प्रदेश में 500 से अधिक रैलियां। अभी आप समझिए कि हर जिले में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ है, लगभग हर जिले में जिस तरीके से उनका प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, उसी तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर साहब का पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हर प्रदेश में हुआ। उसके अलावा 1000 से ज्यादा हर सेक्टर के स्तर पर, सेक्टर और बूथ के स्तर पर 1000 से ज्यादा लगभग बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ताओं की बड़े सम्मेलन हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके के नियोजित रूप से जमीन पे जाके जनता के साथ संवाद करने के, अपने प्राथमिक इकाई बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ताओं से संवाद करने का, उनकी ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम में शायद और पार्टियां बहुत पीछे हैं। हमने सबसे पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, इसी वजह से क्योंकि हमारी जमीनी तैयारी बहुत पहले हो चुकी थी। अभी तो और पार्टियां जब डिक्लेयर कर रही हैं तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तमाम लोग आपस में सिर्फ फटोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत इत्मीनान से जो हमारा पार्टी का प्रत्याशी है वो लगभग 3-4 महीने पहले से ही तैयारी कर चुका है और लगातार जनता के साथ संवाद में, इसी वजह से हम आगे लीड में, ऑलरेडी लीड में है। लेकिन मीडिया को लगता है, मनवादी मीडिया को लगता है कि जब तक जो है वो नहीं दिखाएगा तो जनता को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। ऐसा होने वाला नहीं है। धर्मवीर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, आरोप लगते हैं सपा पर कि सपा की सरकार में गुंडाराज था, और जिस तरह से आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था कि गर्मी बहुत हो गई है, शिमला कर देंगे, उनका ये कहना है कि हमारी सरकार में सबसे बेहतर जो हुआ है वो कानून व्यवस्था है। वो जनता के बीच में जो जा रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा अपना यही रख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की जो है नीति पर काम किया है, बेहतर कानून व्यवस्था, जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, वो सब जेल में चले गए या फिर देश छोड़कर भाग गए हैं। जी, जो अभी साथी कह रहे थे, तो जहां तक कि इधर पार्टियों के जो नेता हैं वो कोई इस पार्टी से उस पार्टी में भाग रहे हैं और सारी चीजें बता रहे थे, तो मैं ये बताऊंगा कि जब जनता को पता है, नेताओं को पता है कि
जो पार्टियां लड़ाई में चल रही हैं, चुनाव में जो पार्टियां फाइट में हैं, उन्हीं के लिए संघर्ष होगा, उन्हीं के टिकट के लिए मारामारी होगी, उन्हीं पार्टियों में अदला बदली होगी। जो पार्टी अब जो है पूरी तरह से जो है लड़ाई से बाहर है, रेस से बाहर हो चुकी है, ठीक है, उस पार्टी के लिए जाहिर सी बात है कि इतनी शांति ही दिखेगी, सन्नाटा ही दिखेगा, चाहे वो मीडिया में हो, आप कितना भी मनुवादी मीडिया कह लीजिए, ठीक है, या कोई भी। लेकिन वही मीडिया जब बसपा की कंडीशन बेहतर थी, ठीक है, जब बसपा फाइट में थी, जब बसपा की कंडीशन बेहतर थी, तो वही मीडिया जो है सर्वे में बसपा को भी दिखाता था, ठीक है, वही मीडिया जो है बसपा की भी बहुत सारी चीजें कवर करता था, सब कुछ करता था। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई? कंडीशन जमीन पे आपको भी पता है, आप भी पत्रकार हैं, भाई साहब को भी पता है, लेकिन अब वो उनकी मजबूरी है, वो बसपा के समर्थक हैं, तो उनको तो कहना ही है, ठीक है। लेकिन बसपा के साथ एक वोट बैंक है उनका, जो एससी का वोट बैंक है, वो तो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप ये देखिए, नहीं, मैं नहीं देखता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड पे कि अगर उनके साथ उनका वोट बैंक अगर टिका होता, ठीक है, तो 0 सीट नहीं आती। आप याद करिए, लोकसभा इनकी 0 सीट आ गई थी, उनका वोट बैंक जो है पूरी तरह से अब ट्रांसफर होके छिटक चुका है। जो इनका जो वोट बैंक है, जो कैडर बचा हुआ है, जो इनकी पार्टी का कैडर है, वो बचा हुआ है। बाकी वोट बैंक सारा पिछली बार बसपा में ट्रांसफर हो गया था, ठीक है, कुछ दूसरी पार्टियों में चला गया था, और ये हाल है इनका कि अब ये लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, अब ये रेस में है ही नहीं, तो ना घोषणा पत्र का कोई मतलब रह जाता है, और ना फिर इन बातों का कि हमने ये किया। अब ये 2007 से 2012, ठीक है, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उसके बाद 2 सरकारें आ चुकी हैं, 10 साल गुजर चुका है, और तब से जो है यहाँ पे गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है, ठीक है। कार्यकर्ता जो है वो अपनी लाइन पकड़ चुका है। बसपा जिसको ज्वाइन, बसपा में वही बचा है जो उसका कैडर है, ठीक है, जिसने वो प्रॉपर बसपा की वो जो ट्रेनिंग ले रखी है, जो उनके मिशन से जुड़ा है, वो लोग उनके साथ हैं, ये मैं मानता हूं, ठीक है, वो मिशनरी लोग हैं, वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो आम वोटर है, ठीक है, वो आम वोटर छिटक चुका है पूरी तरह से, इसीलिए जमीन पे अब बसपा लड़ाई में नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो कानून व्यवस्था की बात है, जो हमारा जो वचन पत्र आया है, ठीक है, वचन पत्र में जो बात कही गई है, महिला हेल्पलाइन जो 1090 थी, जो चल रही थी पिछली सरकार में, उसे और बेहतर करने की बात की गई है, ठीक है। इवन जो है ये जो इनकी जो वो थी, जो डायल 100 था, जिसको बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, इन्होंने जो है इसको जो है चेंज करके 112 कर दिया था, उसे जो है दोबारा से लागू करना है, और उसकी दूरी कम करनी है। जैसे वो पहले जो जितनी उसकी दूरी थी, उसको कम करके 5 किलोमीटर के अंदर में, हर 5 किलोमीटर के अंडर में एक जो है पुलिस वैन तैनात की जाएगी, और उसका जो रिस्पॉन्स सिस्टम होगा, उसको जो है 3-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए उसकी क्षमता उसकी बढ़ाई जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात कि कानून व्यवस्था का जो मामला है, तो मनुवादी मीडिया तो हमारे लिए भी है, ठीक है, मनुवादी मीडिया हमारे खिलाफ भी है। वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को जानबूझ के बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए यूज किया गया था। ज्यादातर फेक खबरें चलाई गई, आज भी चलाई जाती हैं, ठीक है। और उत्पीड़न तो सबसे ज्यादा ओबीसी समाज का भी हो रहा है। ओबीसी समाज कहां अलग है, ठीक है, दलितों का, पिछड़ों का, और सबका उत्पीड़न हो रहा है। मनुवादी मीडिया सबके खिलाफ है, मनुवादी सरकार सबके खिलाफ है, ठीक है। तो ये कहना कि जो है वो मनुवादी मीडिया इसलिए हमें नहीं दिखा रहा है, तो उसे फिर अखिलेश यादव को भी नहीं दिखाना चाहिए, उसे जो है सिर्फ जो है भाजपा को दिखाना चाहिए। जमीन पे मैं भी रह रहा हूं, ठीक है, इतने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में, किन किन जिलों में सतीश मिश्रा जी गए थे और किन किन जिलों में राजभर जी गए थे, मुझे तो खबर नहीं मिली। खैर, मेरे जिले में आए होते तो मुझे दिख जाते। हमारे 2 मित्र लोग हैं, बसपा में भी हैं तमाम मित्र, ठीक है, तो अगर हमारे जिले में भी आते तो पता चल जाता। और बहुत सारे जिलों में हमारी सवाल मेरा ये था कि सपा किस तरीके से इस लड़ाई को जीत पाएगी। वो कह रहे हैं कि रामराज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी राज को रामराज बता रहे हैं, और जनता खुश है दोबारा से भाजपा की सरकार। देखिए मैं बताऊं जनता कितनी खुश है, ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ठीक है, इनके मंत्री भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जनता पकड़ पकड़ के विधायकों को जो है भगा रही है अपने अपने गांव से। गांव के बाहर बोर्ड लगे हैं, गुन्नौर का मैं बता रहा हूं आपको, गुन्नौर विधानसभा में एक गांव है, उसमें गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि जो है भाजपाइयों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। इस तरह के तमाम बोर्ड और आपको पोस्टर दिख जाएंगे गांव के बाहर लगे हुए, लिख लिख के जनता ने उस पर टांग रखा है, यहां भाजपाइयों का प्रवेश वर्जित है। भाजपा के शासन से पिछले 5 साल जो इनका कुशासन रहा है, जिसको ये राम राज बोलते हैं, मैं उसको पिशाच राज बोलता हूं। इन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया है दलितों के साथ, हाथरस,
ठीक है, उन्नाव, गोरखपुर, दलित बच्चियों के साथ जो जिस तरह का व्यवहार किया है, जिस तरह इन्होंने साड़ियां खींची हैं, वो यादव महिला की जो साड़ी खींची गई, जो जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, जिस तरह गुंडई के बल पे पुलिस प्रशासन को पूरी तरह गुंडा की तरह यूज किया गया है, ठीक है, उससे जनता बहुत त्रस्त है। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। इस प्रदेश की, इस देश की सबसे बड़ी समस्या इसमें बेरोजगारी है। आप अभी अभी तुरंत की घटना है इलाहाबाद में नौकरी मांगने के लिए जो आंदोलन खड़ा हुआ था छात्रों का, उसको किस तरह कुचला गया, किस तरह उससे जो है हॉस्टल में घुस के पुलिस ने मारा है, राइफल के बट से मारा गया है उन छात्रों को। शिक्षा मित्र जो लखनऊ में आके विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनको जिस तरह मारा गया, आपने वीडियोस देखे होंगे, वो बहुत ही दर्दनाक वीडियोस हैं, ठीक है। जो पुरानी पेंशन के लिए जो आंदोलन चल रहा है पिछले 5 साल से लगातार, एक बार भी इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार जो 5 साल से चल रही है, इसने एक बार भी रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको, एक बार भी उनसे बात नहीं की, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो। उन्होंने एक बार वो दाम नहीं घटाए, ठीक है। अब कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम नहीं घट रहे हैं, ध्यान से देखिए, वो इसके पहले लगातार घट रहे थे, एवरी डे दाम बढ़ रहे थे पेट्रोल डीजल के, लेकिन अब उन्हें चुनाव लड़ना है तो उन्होंने दाम रोक रखा है। पहले वो कह रहे थे कि हमारा नियंत्रण नहीं है तेल कंपनियों पे, दाम अपने आप बढ़ता है। अचानक नियंत्रण पैदा हो गया, जैसे ही चुनाव में उनको जाना हुआ तो नियंत्रण पैदा हो गया। तो ये पूरी तरह से ठगों की सरकार है, इन्होंने जनता को सिर्फ ठगा है और जनता पूरी तरह तैयार है। आप मतलब वेस्टर्न यूपी में तो आप देख रहे हैं ना, इस समय जो पहले चरण का मतदान कल होना है, ठीक है, वहां जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से अभी आजकल चल रहा है, आरएलडी का जो माहौल है, जो हमारा गठबंधन है आरएलडी के साथ, ठीक है, उनका गाना बहुत फेमस हो रहा है कि आरएलडी आई रे। और जहां जहां ये लोग जा रहे हैं, किसानों का जो मुद्दा है उसको अखिलेश जी ने एड्रेस किया है कि किसानों को जो सिंचाई मुफ्त होगी, 300 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री होगी, ठीक है। हमारे घोषणा पत्र में है, हमने समाजवादी कैंटीन का वादा किया है कि 10 रुपए खाना, 10 रुपए थाली खाना दिया जाएगा गरीब लोगों को, ठीक है। ये तमाम मुद्दे, चाहे वो गरीब का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन जो है 500 रुपए पर महीने से बढ़ा के हमने 1500 की बात की है, उसे अखिलेश जी ने जितने वादे किए हैं वो पिछली सरकार में पूरे हुए हैं। और इस बार वो उन वादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वो 500 को 1500 कर रहे हैं, ठीक है। और सब चीजें जो ये इसके पहले जो वो बोल रहे थे कि मतलब जो मनरेगा चल रहा था, आप बता रहा हूं आपको, जो पुरानी योजना है केंद्र सरकार की मनरेगा के मॉडल पे उन्होंने अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाने का वादा किया है कि वो गारंटी देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे सबके लिए। इससे बड़ा क्या होगा बेरोजगारी खत्म करने के लिए। और देश में ये फर्जी मुद्दे बीजेपी कितने भी खड़े करे, ठीक है, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं क्योंकि लड़ाई वहीं चल रही है, ठीक है। लड़ाई सिर्फ आमने सामने पूरे प्रदेश को पता है, हर राजनीतिक विश्लेषक को पता है, और जो भी जमीन से जुड़ा हुआ राजनीति करता हुआ आदमी है वो जानता है कि इस समय लड़ाई जो है सपा बनाम भाजपा है, ठीक है। और भाजपा को हराने के लिए जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है सपा के साथ जा रही है, वो एकदम सामने सबको सर्वविदित है, सबको दिख रहा है, ठीक है। और कोई इस कंडीशन में नहीं है कि वो भाजपा को हरा पाए। चलिए एक आखिरी सवाल रविंद्र जी से ले लेते हैं, लंबी बहस हो जाएगी फिर हमारा। रविंद्र जी, भाजपा को हराने के लिए जनता सपा के साथ जा रही है, तो बसपा की क्या रणनीति है, क्या समीकरण है आपके पास जो आपको लग रहा है कि बहन जी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है इस बार कम समय में? बेहद ही जिम्मेदार साथी धर्मवीर जी ने अभी जिक्र किया कि ये नैरेटिव क्यों खड़ा किया जा रहा है कि सपा बनाम भाजपा। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है और हम जनता को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खेल क्यों खड़ा किया जा रहा है कि भाजपा बनाम सपा का नैरेटिव इसलिए खड़ा किया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है बहुत आसानी से। जो खेल योगी आदित्यनाथ जी 80 बनाम 20 करके खेल रहे हैं, वही खेल जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खेलने की शुरुआत की गई है। तमाम जिन्ना का नाम लेके, पाकिस्तान का नाम लेके इस तरीके से खेलने की कोशिश की गई, लेकिन जनता बहुत ही समझदार और इस तरीके से इसको समझने की जरूरत है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कहाँ वोट है, कितना वोट है, तो भैया आप 8 से शुरुआत करते हैं, समाजवादी पार्टी 8 से शुरुआत करती है और बहुजन समाजवादी पार्टी 22% से शुरुआत करेगी। किसके पास कितना वोट है, किसके साथ कितना जुड़ेगा, वो जनता देख लेगी। और एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए अगर किसी के पास नैरेटिव है, बीजेपी को रोकने का अगर नैरेटिव किसी के पास है तो बीएसपी के पास है। इस बीएसपी को चैलेंज करने के लिए एक गठजोड़ क्रिएट किया गया है सपा और भाजपा का,
ये गठजोड़ सपा भाजपा का है ताकि बीएसपी को डाउन किया जा सके, जिसमें सफल नहीं होंगे। जनता जानती है कि बीएसपी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो उनको संविधान सम्मत न्याय प्रिय शासन दे सकती है, जहां पे जनता की सुरक्षा होगी, सम्मान होगा और सभी योजनाएं जहां मुफ्तखोरी नहीं होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनको सारी सुविधाओं का सही तरीके से लाभ मिल पाएगा। जी धर्मवीर जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद हम एंड करते हैं। काफी बस मुझे बस एक बात कहनी थी कि जो साथी ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए जो एकमात्र ताकत है, भाजपा को रोकने की बात छोड़ दीजिए, भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं ये लोग। बसपा जो है गठबंधन करके सरकार बना चुकी है, तब नहीं रोक रहे थे। सपा ने कभी नहीं बनाया है, सपा ने कभी सरकार नहीं बनाई है। इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास मत देखिए, इतिहास सब पढ़ चुका हूँ। देखिए इतिहास पढ़ चुका हूँ। आपने गठबंधन की सरकार चलाई है, आपने गठबंधन की सरकार चलाई है, सपा ने कभी गठबंधन भाजपा के साथ नहीं किया है। आपको ये नहीं पता सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हर जिले में रैली की? आपको पता नहीं? रिकॉर्ड उठा के देखिए। फर्जी तथ्यों की बात कर रहे हैं आप। देखिए फर्जी तथ्यों की बात कर रहे हैं। कोई भी एक डेटा दुरुस्त कीजिए। अरे रिसेंट की बात है। नहीं आप बताइए सरकार का, आप बता दीजिए ना कब सरकार बनी थी। सपा भाजपा की सरकार कब साथ में बनी है बताइए, आप देखिए, बता दीजिए ना, बता दीजिए। भाजपा के समर्थन से सपा की सरकार बनी है, सभी दलों ने समर्थन दिया था, तब जाके सपा की सरकार बनी। एकदम फर्जी बात है, भाजपा से कभी गठबंधन नहीं हुआ है। हवाई बातें मत करिए महाराज, झूठ तो मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। समाजवादी पार्टी बसपा के विधायक, आपका खुला गठबंधन रहा है महाराज, आपने सरकार चलाई है सिर्फ भाजपा के उससे आप रोकने की कंडीशन। आपको जनता ने नकारा क्यों? सुनिए, आपको जनता ने इसलिए नकारा कि जनता को समझ में आ गया कि आप दोनों एक हैं, ठीक है। और अभी भी बसपा जो है अंदर खाने समर्थन भाजपा को ही दे रही है। आप इस चुनाव में दिख जाएगा, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिख जाएगा कि बसपा कंडीशन कहाँ है। बिल्कुल दिखेगा। पश्चिम में कितने मुस्लिम लोगों को सपा ने टिकट दिया, कितने ने नहीं दिया, ये खेल सामने आ जाएगा। कितना आबादी के हिसाब से टिकट मिला है सबको। पहली बार सामाजिक न्याय हो रहा है, पहली बार सामाजिक न्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है। पश्चिम में कितने मुस्लिम है, सपा ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है, आप बताइएगा। अब लंबी बहस हो जाएगी, चर्चा हम कर रहे थे, ये बहस नहीं कर रहे थे। बहरहाल आप सब लोगों का, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 तारीख को तो साफ हो ही जाएगा सरकार बनती है और कौन सत्ता से उत्तर प्रदेश से बाहर होते हैं। तो नेशनल इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो भी हमें फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।